उस रात कुंदनपुर जंगल में तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी। इस तेज बारिश में रघु अपने बेटे और गर्भवती पत्नी गौरी को शहर के बड़े अस्पताल से लेकर वापस लौट रहा था। पिताजी जल्दी कीजिए वरना हमारी ट्रेन छूट जाएगी। हाँ बेटा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। आने वाली संतान के स्वागत में ऊपर वाले ने बारिश भी बहुत तेज कर दी है। हमारी आने वाली संतान जरूर हमारे अच्छे दिन लेकर आएगी और जल्द हमारी गरीबी के दिन भी खत्म हो जाएंगे। अब हमें जल्दी से घर पहुंचना होगा, तुम्हारी माँ को प्रसव पीड़ा कभी भी शुरू हो सकती है। इतना कहकर रघु अपनी पत्नी और बच्चे के साथ स्टेशन पहुंच गया। आज ट्रेन 1 घंटा लेट थी। रघु ने अपनी पत्नी और बच्चे के साथ वहीं इंतजार किया। कुछ देर बाद ट्रेन स्टेशन पर आई। अरे भाई, तुम्हारी पत्नी की तबीयत कुछ खराब लग रही है, बताओ तुम्हारा सामान उठाना है क्या? नहीं भाई, जब हम इस गरीबी में अपनी जिंदगी का भार उठा रहे हैं तो ये सामान क्या चीज है? ये सामान तो हमारी गरीबी से हल्का ही है। वाह भाई, तुमने तो क्या लापते की बात कही है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये कहकर रघु अपना सामान लेकर अपने परिवार के साथ ट्रेन में बैठ गया। काफी घंटे के बाद भी बारिश नहीं रुकी। रघु और उसका बेटा बारिश को देखकर बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि रास्ते में उनके साथ कई कठिनाइयां आने वाली हैं। तभी अचानक से ट्रेन रुकती है। रेलवे पुलिस रघु के पास आती है। अरे जरा सुनिए, आप लोग जल्दी से इस बोगी से निकल जाइए, आगे बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है, जिस वजह से ये ट्रेन यहीं रोकी जा रही है। आप लोग यहीं आसपास कहीं रुक जाइए। अरे भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? इतनी तेज बारिश में हम कहाँ जाएंगे? मेरी पत्नी गर्भवती है, मैं उसे लेकर यहाँ से नहीं जा सकता। देखिए, आपको इस ट्रेन से उतरना ही पड़ेगा, ये ट्रेन आगे नहीं जाने वाली। रघु ये सुनकर परेशान हो गया। तभी अचानक इतने में रघु की पत्नी गौरी को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। रघु, लगता है वक्त आ गया है, मुझे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जल्दी से कुछ करो रघु। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं गौरी को लेकर अस्पताल चला जाऊं। तभी अचानक रघु की नजर सामने पटरी पर खड़े एक पुराने रेल के डब्बे पर पड़ी। कुछ जानवर उस डब्बे के अंदर घुस रहे थे। गौरी, वो देखो, वहाँ सामने पटरी पर एक बोगी खड़ी है। इस तेज मूसलाधार बारिश में हम गरीबों के बचने के लिए इस समय उस बोगी से अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती। रघु ये कहकर गौरी को लेकर उस डब्बे के अंदर चला गया, जहाँ पहले से बहुत से जानवर मौजूद थे। गौरी अपनी प्रसव पीड़ा से बहुत परेशान थी। हिम्मत रखो गौरी, जल्दी ये बारिश रुक जाएगी। उस बोगी के अंदर उन जानवरों में से एक लोमड़ी डॉक्टर भी थी। लोमड़ी गौरी की हालत देखकर उसके पास आई। सुनो भाई, मैं एक डॉक्टर हूँ और तुम्हारी पत्नी की हालत देखकर बता सकती हूँ कि अब बच्चे का जन्म लेने का समय आ गया है। तुम्हारी पत्नी की डिलीवरी हमें इसी बोगी में करनी होगी। आप सब लोग दूसरी बोगी में चले जाइए। हाँ शेर भाई, ये डॉक्टर बिल्कुल सही कह रही है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम सब भी गरीब हैं और गरीबी की वजह से ही इस बोगी में रुके हैं। तब ये सुनकर रघु सभी जानवरों को लेकर दूसरी बोगी में चला गया और तभी कुछ देर बाद एक बच्चे की किलकारियां सुनाई देने लगी। गौरी ने एक नन्हे बेटे को जन्म दिया। बधाई हो रघु, तुम्हें एक बेटा हुआ है। रघु और गौरी अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होते हैं। बधाई हो रघु भाई, बधाई हो। हम सब रास्ते में आगे ट्रेन की दुर्घटना के बारे में सोचकर बहुत परेशान हो रहे थे, लेकिन इस मुसीबत की घड़ी में तुम्हारे बेटे के जन्म की इस खुशी ने हम सबको भी बहुत खुश कर दिया है। तभी अचानक रेलवे पुलिस फिर से वहां आई। सभी यात्री ध्यान से सुनो, तुम सब इस समय जहां भी रुके हो वहीं पर रहो, क्योंकि बारिश की रफ्तार बहुत तेज हो रही है। रेलवे पुलिस के जवान यहीं मौजूद हैं। अगर तुम में से किसी को कोई भी परेशानी होगी तो उसकी मदद के लिए हमारे जवान वहां आ जाएंगे। जब तक बारिश नहीं रुकती और रास्ता साफ नहीं हो जाता, तब तक आप यहीं सुरक्षित रहें। आप सबको खाना मिलता रहेगा। ये सुनकर रघु और बाकी सभी जानवरों ने उस ट्रेन की बोगी को ही अपना घर बना लिया। लगातार 3 दिन बीत गए, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तब ऐसे में रघु उन जानवरों से कहता है, भाइयों, तुम सभी का बहुत शुक्रिया।
तुम सब ने इस मुश्किल घड़ी में मेरी मदद की, वरना इस तेज बारिश में मैं अपनी बीमार पत्नी को लेकर कहां जाता। रघु भाई, हमें शुक्रिया तो भगवान का करना चाहिए जिन्होंने हमें बारिश से बचने के लिए ये ट्रेन की बोगी दिखाई। अगर ये ट्रेन की बोगी ना होती तो हम सब गरीबों का क्या होता। अब 2 दिन बाद बारिश रुकी और ट्रेन एक स्टेशन पर जाकर रुकी। रघु अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने जंगल लौटा, लेकिन जंगल आकर रघु ने देखा वहाँ सब तबाह हो चुका था। वहाँ ना तो उसका घर था और ना ही कोई चीज बची थी। तेज बारिश के साथ आए तूफान ने सब उजाड़ कर रख दिया था। तभी एक मादा घोड़ा रघु के पास आई। अरे बहन, ये सब क्या हो गया? यहाँ मेरा घर था। बधाई हो भाई। अरे बहन, ये तुम क्या कह रही हो? मेरा घर उजड़ गया और तुम मुझे बधाई दे रही हो। मैं बधाई इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप लोग कम से कम जिंदा तो हो। तुम सही समय पर यहाँ से निकल गए। तुम्हारे जाने के बाद यहाँ लगातार कई दिनों तक तूफानी बारिश हुई, जिससे हम सबके घर तबाह हो गए। इस तबाही में मैंने अपने परिवार वालों को खो दिया। लेकिन बहन, आप सब लोग इतने दिनों से तकलीफों में हैं। क्या तुमने अपने राजा से इसके लिए मदद नहीं मांगी? रघु भाई, वो राजा नहीं, राजा के नाम पर जल्लाद है। उसे हम गरीबों के दुखों से क्या लेना देना। वो सिर्फ नाम का ही राजा है। हमने कई बार उसके सामने मदद की गुहार लगाई, लेकिन उसने हमें धक्के मारकर निकाल दिया। मादा घोड़ा की बात सुनकर रघु को जंगल के राजा पर बहुत गुस्सा आया। रघु सभी जानवरों को लेकर राजा के पास पहुंचा और उस कपटी राजा पर हमला करके उसे वहां से मार भगाया। जंगल के जानवरों ने रघु से खुश होकर रघु को जंगल का नया राजा बना दिया और फिर रघु अपने परिवार और सभी जानवरों के साथ हंसी खुशी जंगल में रहने लगता है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। उस रात गोरखपुर जंगल में तेज सनसनाती हवाओं के साथ आसमान में घने काले बादलों के साथ भयंकर तूफान शुरू हो जाता है। उस तेज आंधी और तूफान से जंगल के पेड़ पौधे टूटकर बिखरने लगते हैं। अचानक शुरू हुए इस भयंकर तूफान से गोरखपुर जंगल के सभी जानवर सहम गए। आज से पहले इतना खौफनाक मंजर मैंने कभी अपने जीवन में नहीं देखा। ये सनसनाती तेज हवाएं और बिजली की तरह गरजते ये काले बादल जैसे कोई संकेत दे रहे हो कि हमारे जंगल में एक बड़ा भूकंप आने वाला है। जानवरों ने जब अपनी नजरें उठाकर देखा, अपने विशाल पैरों की आहट से जंगल की जमीन को हिलाने वाला, आंधी तूफान को अपने साथ लेकर चलने वाला एक विशाल चीता उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। जंगल में कदम पड़ते ही उस विशाल चीता ने मासूम जानवरों को जैसे कीड़े मकोड़ों की तरह कुचलना शुरू किया। डरे और सहमे कुछ जानवर जंगल के महाराज रुद्र के पास आते हैं। रुद्र महाराज, वो आ गया, वो वापस आ गया। वो अब हमें नहीं छोड़ेगा। वो हम सबको मौत की घाट उतारने आया है। शांत हो जाओ गाय, कौन वापस आ गया? कौन हमें नहीं छोड़ेगा? साफ साफ बताओ। महाराज, वो जो पहले था अब वैसा नहीं रहा। विशाल रूप लेकर वो जरूर यहाँ हमसे अपना बदला लेने आया है। दरअसल आज से 10 दिन पहले गौरव चीता रात के अंधेरे में काली घाटी में रहने वाले राठौर बाग के पास आता है। राठौर, सुना है तुमने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। आज जिस काम के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, अगर तुमने वो कर दिखाया तो तुम्हें उसके बदले मुंह मांगी कीमत मिलेगी। मुंह मांगी कीमत? फिर तो तुम्हारा कोई बड़ा मकसद है। मेरा क्या मकसद है तुम्हें वो जानने की जरूरत नहीं है। बस सही समय पर काम हो जाना चाहिए। काम जो मैं चाहूँ और कीमत जो तुम चाहो। अगर ऐसी बात है तो बोलो, क्या काम है? तब गौरव चीता राठौर बाग को अपने उस खुफिया मंसूबे के बारे में बताता है। वहीं दूसरी तरफ रुद्र एक दिन एक पंडित को अपने पास बुलवाता है। पंडित जी, मुझे अगले कुछ दिनों में इस जंगल का नया राजदार घोषित करना है। आप शिवा और गौरव की कुंडली देकर मुझे बताइए कि मुझे अपने इन दोनों बेटों में से किसे इस जंगल की राजगद्दी सौंपनी चाहिए। दोनों में से कौन इस जंगल को संभालने के लायक है? तब पंडित शिवा और गौरव की कुंडली देखकर रुद्र से कहता है, महाराज, आपके बेटे शिवा का जन्म एक शुभ और मंगल घड़ी में हुआ है। उसकी कुंडली में राजयोग लिखा है। इस जंगल को संभालने के लिए इस समय शिवा की तरह योग्य और गुणवान मुझे कोई और नहीं दिखता। अगले दिन शिवा और गौरव के पिता रुद्र अपने दोनों बेटों से कहते हैं,
शिवा बेटा, इस ढलती उम्र ने अब मेरे इन कंधों को कमजोर कर दिया है, इसलिए आज से इस जंगल को संभालने की ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। मैंने अपने कार्यकाल में जो धन दौलत जमा करके रखी है वो सब मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ। उसे जंगल में कब, कहाँ और कैसे खर्च करना है वो जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। ये सुनते ही गौरव चीता वहाँ से चल देता है। मुझे पता था एक दिन यही होने वाला है। आखिर रुद्र ने आज अपना असली रूप दिखा ही दिया। आज साबित हो गया कि अपना अपना होता है और सौतेला हमेशा सौतेला ही रहता है। जिस जंगल पर राज करने का मैंने सपना देखा है वो मेरी जगह शिवा को दिया जा रहा है, लेकिन अब मैं भी देखता हूँ मेरे रहते वो शिवा कैसे इस जंगल का राजा बन पाता है। उसे रास्ते से हटाने के लिए मैंने जो मंसूबा तैयार किया है अब उसे अंजाम देने का वक्त आ गया है। तब गौरव चीता एक शहर बनाने वाले तांत्रिक के पास जाता है और उससे एक खतरनाक विष तैयार कराता है जिसे पीकर कोई भी एक बड़ी बीमारी का शिकार हो सके। गौरव उस विष को लाकर अपने भाई शिवा के खाने में मिला देता है और धोखे से उस जहरीले भोजन को शिवा को खिला देता है। भोजन खाते ही शिवा बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है और बुरी तरह तड़पने लगता है। गौरव मेरे भाई, ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। गौरव जल्दी कुछ करो, मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। तब गौरव भागता हुआ ड्रामा करता हुआ अपने पिता रुद्र के पास आता है। पिताजी जल्दी चलिए, शिवा को न जाने क्या हो गया है, उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। जल्दी चलिए पिताजी, जल्दी चलिए। तब रुद्र और गौरव शिवा को अपने साथ उठाकर अस्पताल ले आते हैं। डॉक्टर साहब देखिए ना, मेरे भाई शिवा को क्या हो गया है। जब डॉक्टर शिवा की जांच करता है, डॉक्टर ये देखकर हैरान हो जाता है। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनिए। तुम्हारे बेटे शिवा ने कोई जहरीला भोजन खाया है या उसे किसी ने भोजन में जहर दिया है जिससे इसे एक भयंकर बीमारी हो गई है। हमें उसका तुरंत ऑपरेशन करना होगा जिसके लिए 10 लाख रुपए की जरूरत है। तुम कल तक इन पैसों का इंतजाम कर लो। इतनी बड़ी रकम सुनकर रुद्र परेशान हो जाता है। नहीं, मैं अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। गौरव, तुम अपने भाई के पास रहो, तब तक मैं पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। रुद्र रास्ते में पैसों के बारे में सोचता हुआ जा रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इतनी बड़ी रकम का इंतजाम मैं कहां से करूं। हाँ, याद आया, इस साल का कुछ बचा हुआ अनाज मेरे गोदाम में पड़ा है, मैं उसे बेचकर पैसों का इंतजाम कर सकता हूँ। तब ये सोचकर रुद्र अपना सारा अनाज मंडी ले जाकर एक गोरिल्ला व्यापारी को बेच देता है। अरे रुद्र, क्या बात है? लगता है तुम इस बार अपना सारा अनाज बेचने को लेकर आए हो। हाँ गोरिल्ला भाई, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए मुझे मजबूरी में अपना ये सारा अनाज बेचना पड़ रहा है। लेकिन रुद्र, अगर तुम अपना सारा अनाज बेच दोगे तो साल भर तुम क्या खाओगे? तब का तब देखा जाएगा भाई। अभी मुझे इन पैसों की बहुत जरूरत है। ये मेरे बेटे की जिंदगी और मौत का सवाल है। दरअसल रुद्र से अनाज खरीदने वाला व्यापारी गोरिल्ला राठौर बाग से मिला हुआ था। राठौर, तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया है। ठीक है, अब तुम कुछ समय के लिए यहाँ से गायब हो जाओ। अगर तुम मुझे यहाँ आसपास कहीं दिखाई दिए तो तुम्हें जान से मार दूंगा। उधर रुद्र व्यापारी से पैसे लेकर अस्पताल आ ही रहा था कि रास्ते में अचानक कुछ लुटेरे बाघ मानव अचानक से हमलावर हो जाते हैं और रुद्र को घायल करके उससे सारा पैसा छीनकर भाग जाते हैं। उधर शिवा को होश आ जाता है। तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है गौरव, तुम्हारे भाई शिवा को होश आ गया है। अब उसका ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर गौरव के होश उड़ जाते हैं। उधर शिवा जंगल में अपने पिता को तलाश करता हुआ जा रहा था। तभी रास्ते में उसे वही व्यापारी गोरिल्ला मिलता है। अरे रुको गोरिल्ला भाई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? क्या तुमने पिताजी को कहीं देखा है? मैं उन्हें काफी समय से तलाश कर रहा हूँ। गोरिल्ला बहुत डरा हुआ था। नहीं शिवा, मैं कुछ नहीं जानता, मैंने तुम्हारे पिता को नहीं देखा। अरे गोरिल्ला, क्या हुआ? तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है, बताओ मुझे। तब गोरिल्ला शिवा को सारी बात बताता है कि उसके पिता रुद्र अपना सारा अनाज लेकर उसके पास बेचने लाए थे और गोरिल्ला ने रुद्र से सारा अनाज खरीदकर राठौर के हवाले कर दिया। लेकिन गोरिल्ला, राठौर ने तुमसे ऐसा करने के लिए क्यों कहा? आखिर उसे ऐसा करके क्या हासिल होने वाला था? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। गोरिल्ला, जो भी बात है मुझे सब साफ साफ बताओ। शिवा, राठौर ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं रुद्र का सारा अनाज नहीं खरीदूंगा तो वो मुझे जान से मार देगा। मुझे जितना मालूम था मैंने तुम्हें बता दिया। उधर जब रुद्र को होश आता है तब उसे अपने पैसों का ख्याल आता है। वो पैसे तो वो लुटेरे बाघ ले गए, अब मेरे बेटे का क्या होगा? तभी इतने में शिवा भागता हुआ अपने पिता के पास आता है। रुद्र अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता है। शिवा बेटे, तुम ठीक हो? तुम बिल्कुल ठीक हो? हाँ पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तब रुद्र शिवा को सारी बात बताता है। पिताजी,
एक तरफ उस राठौर ने गोरिल्ला से कहकर उससे तुम्हारा सारा अनाज खरीदने को कहा और दूसरी तरफ उन लुटेरे बागों ने तुम्हारे ऊपर हमला किया। इन दोनों बातों का कनेक्शन राठौर से जुड़ा है। पिताजी, हो न हो ये राठौर जरूर अंदर ही अंदर कुछ चाल चल रहा है। तब रुद्र और शिवा राठौर के पास पहुंचकर उसे उल्टा लटका देते हैं। देखो राठौर, अगर तुम खुद को जिंदा देखना चाहते हो तो बताओ हमें, तुमने ये सब किसके कहने पर किया और ये सब करके तुम्हें क्या हासिल होने वाला है? अगर झूठ बोला तो तुम यहीं मारे जाओगे। नहीं नहीं, रुक जाओ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। दरअसल ये सब मुझसे तुम्हारे बेटे गौरव ने कराया है। उसने मुझे ये सब करने के लिए 2 लाख रुपए देने का वादा किया था। गौरव ने ये सब शिवा को खत्म करने के लिए किया है। गौरव ने ये सब शिवा को अपने रास्ते से हटाने के लिए किया है। वो शिवा को खत्म करके गोरखपुर जंगल पर राज करना चाहता है। उसी ने शिवा के खाने में जहर मिलाया ताकि तुम पैसों के लिए मजबूर होकर शिवा को बचाने के लिए अपना सारा अनाज बेच दो। शिवा के मरने के बाद भूख और प्यास से भटकते हुए एक दिन बीमार होकर अपना दम तोड़ दोगे और उसके बाद गौरव जंगल पर अपना कब्जा कर लेगा। ये सच्चाई सुनने के बाद रुद्र को बड़ा झटका लगा। मैंने गौरव को क्या समझा और वो क्या निकला। मुझे आज भी वो दिन याद है जब वो अनाथ बच्चा जमीन पर पड़ा भूख और प्यास से तड़प रहा था। तब मैंने उसे गोद में लेकर उसे अपना सहारा दिया और उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया। तब रुद्र ने अपने बेटे गौरव को धक्के मारकर अपने जंगल से बाहर कर दिया। तब गुस्से में जाते हुए गौरव ने ये ठान लिया था कि वो वापस जरूर लौटेगा और अपनी इस बेइज्जती का बदला रुद्र और शिवा से एक दिन जरूर लेगा। तब गौरव फिर से उसी तांत्रिक के पास गया और उसने उसे एक ऐसी जड़ी बूटी तैयार करवाई जिसे पीकर गौरव ने एक विशाल रूप ले लिया। और इस तरह आज गौरव विशाल रूप लेकर तूफान मचाता हुआ गोरखपुर जंगल में वापस लौट आया था। रुद्र अपने जानवरों की बातें सुनकर उनसे कहता है, पिछली बार तो मैंने उसे माफ कर दिया था, लेकिन इस बार उसने मेरी मासूम प्रजा को निशाना बनाया है, इसलिए मुझे अब उसे मारना ही होगा। तब रुद्र और शिवा ने एक प्लान बनाया और उन्होंने उस प्लान के हिसाब से गौरव चीता के ऊपर ढेर सारा पेट्रोल छिड़क दिया और जलती मसाले उसके ऊपर फेंक कर मारी, उसे आग से जला डाला। विशाल गौरव चीता उस आग में जलकर वहीं भस्म हो गया। और इस तरह आज रुद्र और शिवा ने अपनी हिम्मत और बहादुरी दिखाते हुए उस लालची और घमंडी गौरव चीता से अपने जंगल को बचा लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि हमने इस कहानी के पहले भाग में देखा, एक तरफ मानसिंह के मरते ही राधा और रघु बेसहारा हो जाते हैं और दूसरी तरफ सोने की चोरी के जुर्म में बेकसूर वीरभान मारा जाता है। शिवा अपने पिता वीरभान के माथे पर लगा गद्दारी का कलंक मिटाने के लिए अपने जंगल को हमेशा के लिए छोड़ देता है। अब समय के साथ 10 वर्ष बीत जाते हैं। एक तरफ रघु और दूसरी तरफ शिवा दोनों भाई बड़े हो जाते हैं। जहां एक तरफ रघु अपनी मां रश्मि के साथ खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करने लगता है। शिवा अपनी बहादुरी, जज्बे और ताकत के चलते गरीब और मजलूम जानवरों का मसीहा बन जाता है। जालिम और अत्याचारी लुटेरे जब आने जाने वाले मासूम जानवरों का सामान लूट लिया करते थे, तब शिवा एक तूफान की तरह उन मजलूमों को बचाने के लिए जालिमों पर टूट पड़ता और उन्हें भागने पर मजबूर कर देता। एक बार रणधीर बाग की पनाह में पलने वाला डाकू चीता जालिम सिंह मासूम जानवरों पर हमला करके उनका सामान लूटने लगता है। तब शिवा एक गरजते तूफान की तरह उन लुटेरों चीतों को एक एक करके मार डालता है। शिवा जालिम सिंह को मारने ही वाला था कि तभी रणधीर अपने सिपाहियों के साथ जाकर उसका रास्ता रोक लेता है। रुक जाओ, ये तुमने क्या तमाशा लगा रखा है? रणधीर, इसने मासूम जानवरों का सामान लूटा है और कई जानवरों को बेरहमी से मार डाला है। इसने जो भी किया है अब ये मेरी हिरासत में है, इसका फैसला मैं करूंगा। ये तुम्हारी हिरासत में कितने दिन तक रहेगा ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, लेकिन याद रखना, जिस दिन तुमने इसे आजाद किया उस दिन ये मुझे अपने सामने खड़ा पाएगा। रणधीर, तुम्हारे पास केवल 15 दिन है। 15 दिन के अंदर मैं अपने पिता की बेगुनाही सबके सामने साबित करूंगा और अपने पिता के हत्यारे उन गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। उधर दूसरी तरफ कांचा आज पूरे 10 सालों बाद अपने छुपाए सोने को देखने उस गुफा तक आता है। कांचा अपने सोने को देखकर बहुत खुश होता है। शुक्र है, मेरा छुपाया सोना आज भी गुफा में सही सलामत मौजूद है। सरदार, हमें जल्द इस सोने को लेकर शहर जाना होगा।
सुना है यहाँ आसपास के जंगलों में मासूम और गरीबों का मसीहा शिवा नाम का एक शेर रहता है। उसने हम लुटेरों की नाक में दम कर रखा है। उसके रहते हम उसकी आंखों से बचकर ये काम कैसे कर पाएंगे सरदार? सिपाहियों, मेरे होते हुए तुम्हें उस शिवा से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी इतने में जंगल में तूफान शुरू हो जाता है। बिजली की तरह गरजता शिवा कांचा की ओर तेजी से बढ़ता है और उसके सारे सिपाहियों को मौत की नींद सुला देता है। शिवा की ताकत देख कांचा अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है। कांचा जंगल आकर सभी जानवरों को इकट्ठा करता है और एक ऐलान करता है, सभी मेरी बात ध्यान से सुनो। जिस मसीहा शिवा की आड़ में तुम सब खुद को महफूज समझ रहे थे, तुम्हारे उस मसीहा शिवा को मैंने हमेशा के लिए खामोश कर दिया है। मेरी बात कान खोल के सुनो। कल तक ये जंगल खाली हो जाना चाहिए, वरना तुम सबकी यहाँ लाशें बिछा दूंगा। उधर जंगल की नील नदी पर एक गाय पानी पी रही थी। तभी पानी पीते उसी नदी के अंदर एक लाश बहती नजर आती है। पानी में बहती वो लाश शिवा की थी। हे भगवान, ये तो हमारे जंगल में रहने वाली रश्मि बहन का बेटा रघु है। बेचारी रश्मि भूखी प्यासी कई दिनों से अपने बेटे का इंतजार कर रही है। तब गाय शिवा को रघु समझकर उसे रश्मि के पास ले आती है और उसे सब बताती है। कुछ देर में शिवा को होश आता है। ये मैं कहाँ आ गया? तुम कौन हो और मुझे यहाँ कौन लेकर आया? मैं इस समय कहाँ हूँ? बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हें क्या हुआ है? तुम नदी में बहकर किनारे आ गए थे। भला हो इस गाय का, ये तुम्हें यहाँ लेकर आ गई। शिवा उस शेरनी की बात सुनकर हैरान हो जाता है। लगता है इन्हें कोई गलतफहमी हुई है, ये मुझे कोई और समझ रही हैं। वहीं दूसरी ओर रघु अपनी फसल बेचने के लिए गोरखपुर जंगल आता है। रघु को वहां देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। अरे भाइयों, वो देखो, ये तो हमारा मसीहा शिवा है। शिवा जिंदा है। शिवा भी जिंदा है। तुम्हारा लाख लाख शुक्र है, शिवा जिंदा है। शिवा, तुम जिंदा हो, तुम वापस आ गए। तुम्हारे मरने की खबर सुनकर हम सब उम्मीद हार गए थे, लेकिन हमें यकीन था तुम जरूर आओगे। रघु जब जानवरों की ये बातें सुनता है तो उसे भी हैरानी होती है। भाइयों, ये तुम सब क्या कह रहे हो? लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मेरा नाम रघु है, मैं तो यहाँ अपना अनाज बेचने आया हूँ। नहीं शिवा, ऐसा मत कहो, तुम शिवा हो। कल कांचा जंगल में आकर धमकी देकर गया है कि हमने अगर इस जंगल को खाली नहीं किया तो वो हम सबको मार डालेगा। भाइयों, अगर ये शिवा नहीं है तो हमें उस जालिम कांचा से अब कौन बचाएगा? मासूम जानवरों के दिल में कांचा का खौफ देखकर रघु कहता है, भाइयों, अगर मेरी शक्ल उस शिवा से मिलती है जिसके खौफ से डाकू थर-थर कांपते हैं, तो मैं शिवा बनूंगा, जरूर बनूंगा। अगले दिन जालिम सिंह अपने सिपाहियों के साथ गोरखपुर जंगल खाली कराने आता है, लेकिन शिवा को अपने सामने देखकर वो हैरान हो जाता है। अरे, ये तो शिवा है, ये जिंदा कैसे हो गया? इसे तो हमारे सरदार ने मार डाला था। इससे पहले चीता कुछ और कहता। रघु जालिम चीता और उसके साथ आए सिपाहियों को मार डालता है और उनकी लाशों को एक पत्र के साथ कांचा के पास भिजवाता है। जब कांचा अपने सिपाहियों की लाशें और उस पत्र को पढ़कर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? शिवा को तो मैंने पहाड़ी से धक्का मार दिया था। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो जिंदा कैसे बच गया? उधर एक दिन रश्मि की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। शिवा को अपने जंगल की याद आती है। मुझे यहाँ रहते कई दिन हो गए हैं, अब मुझे वापस चलना चाहिए। मुझे अब इन्हें अपनी सच्चाई बतानी ही होगी। देखिए, आप जो मुझे समझ रही हैं, मैं वो नहीं हूँ। मैं आपका बेटा रघु नहीं हूँ, मेरा नाम शिवा है। रघु बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें क्या हो गया है? देखो ना भालू डॉक्टर, ये रघु क्या बोल रहा है। लगता है इसे कुछ हो गया है। नहीं रश्मि बहन, ये सही कह रहा है। आज मुझे वो राज तुम्हें बताना ही होगा। रश्मि बहन, सच्चाई तो ये है कि तुम्हें उस दिन मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था। तुम ये सदमा बर्दाश्त न कर सकोगी, इसलिए तुम्हारे पति के दोस्त वीरभान ने अपने जुड़वा बेटों में से एक बेटा तुम्हारी झोली में डाल दिया था। हाँ रश्मि बहन, शिवा और रघु ये दोनों वीरभान के बेटे हैं। क्या भालू, इसका मतलब रघु मेरा भाई है? रश्मि जब डॉक्टर से ये सब सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है। वो फूट फूट कर रोने लगती है। चुप हो जाओ माँ, आज तुमने एक बेटा नहीं खोया बल्कि तुमने 2 बेटे पाए हैं। आज से आप हमारी माँ हैं। माँ, अभी मुझे अपने पिता के दोषियों को उनके अंजाम तक पहुँचाना है। मैं जल्द रघु को अपने साथ लेकर वापस लौटूंगा माँ। उधर कांचा चीता जंगल पर हमला करके कुछ जानवरों को बंदी बनाकर अपने साथ ले आता है। अब मैं देखता हूँ, अगर तुम्हारा वो मसीहा शिवा जिंदा है तो वो तुम्हें बचाने यहाँ जरूर आएगा। जब जंगल में रघु को ये खबर मिलती है तब रघु कांचा के पास पहुँचता है। हा 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 हा, क्या हुआ शिवा? आज बिना किसी आंधी और तूफान के आए हो। कांचा, तुम्हारे कहे मुताबिक मैं खाली हाथ यहाँ आ गया हूँ। तुम इन मासूम जानवरों को आजाद कर दो।
हा 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 हा। बचपने की बात मत करो शिवा, ना ये जानवर आजाद होंगे और ना तुम कहीं यहाँ से जा पाओगे। ऐसा कहकर कांचा रघु को बंदी बनाकर जानवरों के बीच डाल देता है। चलो सिपाहियों, अब हमें सोन लेकर शहर की तरफ निकलना है। वहीं कांचा का एक सिपाही जो रणधीर से मिला हुआ था वो भागता हुआ रणधीर के पास आता है। महाराज आपके लिए एक खबर लेकर आया हूँ। कांचा सालों पुराना लूटा हुआ सोना लेकर शहर की तरफ जा रहा है, लेकिन इतने में शिवा वहाँ पहुंचकर रणधीर के सिपाहियों पर हमला करके उन्हें मार डालता है। रणधीर, मैंने तुम्हें जो समय दिया था वो 25 दिन आज पूरे हो गए हैं। अगर तुम खुद को जिंदा देखना चाहते हो तो इसी समय सोने की चोरी में शामिल असल गुनहगारों के नाम मुझे बताओ। शिवा, मुझे छोड़ दो शिवा, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। तब रणधीर बाग शिवा को सारी बात बताता है कि उसके पिता वीरभान बिल्कुल निर्दोष थे। सोने की चोरी में उसका और कांचा चीता का हाथ है। असली गुनहगार रणधीर बाग और कांचा थे। शिवा रणधीर की ये सारी बातें एक कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है और फिर रणधीर पर हमला करके उसे मार डालता है। जब कांचा सोना लेकर उस रास्ते से जा रहा था तब रणधीर के बिछाए हुए बम फट जाते हैं और कांचा के साथ उसके सारे सिपाहियों के वहीं टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उधर शिवा अपने भाई रघु और सभी जानवरों को आजाद कर लेता है। शिवा रघु से मिलकर उसे सारी बात बताता है। दोनों भाई इतने सालों बाद एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और फिर वे हंसी खुशी अपने जंगल अपनी माँ रश्मि के पास वापस लौट आते हैं और मासूम रश्मि को आज एक नहीं बल्कि दो बेटे मिल जाते हैं। और दोस्तों, इस कहानी का अंत भी यही होता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। भानगढ़ का राजा शेरा अपनी विशाल और ताकतवर सेना के साथ भानगढ़ पर हुकूमत करता था। वो अपनी विशाल और ताकतवर सेना के साथ आए दिन जंगल में लूटपाट करता था। कई इलाकों को शेरा ने अपनी ताकत के बलबूते पर कब्जे में कर लिया था। शेरा की ताकत बहुत बढ़ चुकी थी। सैकड़ों इलाके और दौलत लूटकर भी शेरा का पेट नहीं भरा था। अब उसकी नजर एक ऐसे जादुई सुनहरे अंडे पर थी जो एक रहस्यमयी जगह पर था और उसका पता कोई नहीं जानता था। शेरा बरसों से उस सुनहरे अंडे की तलाश में था। मैंने आज तक जो भी चाहा वो अपने दम पर हासिल किया। अब मेरा एक ही मकसद है, वो रहस्यमयी जादुई सुनहरा अंडा। मैंने अपने पूर्वजों से सुना था उस सुनहरे अंडे के अंदर वो ताकतवर शक्तियां हैं जिन्हें अगर कोई एक बार हासिल कर ले उसकी ताकत और शौहरत के आगे फिर कोई नहीं टिक सकता। उन शक्तियों को हासिल करने वाला इस दुनिया पर राज करता है और उस जादुई सुनहरे अंडे को इस धरती पर हासिल करने वाला सिर्फ एक ही है और वो है मैं। हा 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 हा। उधर भानगढ़ के पश्चिम दिशा में बसने वाले राजा रुद्र के यहाँ दावत की तैयारियां चल रही थी। रुद्र के सारे सिपाही तैयारियों में लगे। तभी रुद्र ने एक सिपाही को अपने पास बुलाया। आज हमारा इकलौता पुत्र 10 वर्ष का हो गया है। इस खुशी के अवसर पर हम एक विशाल दावत का आयोजन कर रहे हैं। तुम आसपास के सभी राजाओं को हमारे बेटे के जन्मदिन की दावत में आने का न्योता दो। और हाँ, याद रहे उस राजघराने के दुश्मन शेरा को न्योता नहीं पहुँचना चाहिए। रुद्र शेरा के जुल्म और अत्याचारों की वजह से उससे नफरत करता था। उसने जैसे तैसे अपने जंगल को शेरा की नजरों से बचा कर रखा हुआ था। रुद्रा के आमंत्रण पर आसपास के सभी जंगलों के राजा दावत में हिस्सा लेते हैं। रुद्र के सभी मेहमान और जंगल के जानवर मजे से दावत का आनंद लेते हैं। लेकिन तभी अचानक आसमान में घने काले बादल आ जाते हैं और तेज तूफान के साथ मूसलाधार बारिश होने लगती है। ये अचानक इस मौसम को क्या हुआ? रुद्र महाराज, ऐसा लगता है मानो कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। सब मेरी बात ध्यान से सुनो, जल्दी से खेमे के अंदर चलो, तूफान बहुत तेज है। रुद्र अपने सभी मेहमानों को खेमे के अंदर ले गया। काफी वक्त बीत गया लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लगातार हो रही तेज मूसलाधार बारिश से नदियों और समुद्र का पानी उफान मारने लगता है और देखते ही देखते रुद्र के जंगल में बाढ़ आ जाती है। ये देख रुद्र अपने सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों, तुम सभी जानवरों और मेहमानों को लेकर पहाड़ी पर पहुंचो। अब हमारा इस समय यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। तब तक मैं इस बाढ़ को रोकने का कोई उपाय सोचता हूँ।
रुद्रा पहाड़ी से नदी के पानी के बहाव को देखता है, लेकिन वो चाहकर भी नदी के उस पानी को जंगल में आने से रोक नहीं पाता। लेकिन तभी रुद्रा को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। रुद्रा ने जब आगे चलकर देखा, एक विशाल जलपरी घायल अवस्था में जमीन पर पड़ी थी। रुद्रा ये देखकर तुरंत जलपरी के पास गया। अरे ये तो कोई जलपरी है, इसके शरीर से तो बहुत खून बह रहा है। इसे यहाँ छोड़ दिया तो ये सुबह तक जिंदा नहीं बच पाएगी। ये सोचकर रुद्रा उस जलपरी को अपने घर ले आता है और वैद्य भालू को बुलाकर जलपरी का इलाज करता है। कुछ दिन बाद जलपरी को होश आता है। अरे ये मैं कहाँ आ गई? ये तो मेरा घर नहीं है। तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आई? जलपरी बहन, मेरा नाम रुद्रा है। तुम इस समय मेरे घर में हो। कल रात हुई तेज बारिश में तुम नदी से बहकर किनारे पर आ गई थी। तुम्हारी जख्मी हालत देखकर मैं तुम्हें अपने घर ले आया। रुद्रा भाई, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। समंदर में मेरा परिवार रहता है। कल रात तेज पानी के बहाव से मैं अपने परिवार से बिछड़ गई, लेकिन मैं ज्यादा देर तक बिना पानी के जीवित नहीं रह पाऊंगी। चिंता मत करो जलपरी बहन, मैं उसका भी बंदोबस्त कर देता हूँ। तब रुद्रा उस जलपरी को जंगल के एक पुराने कुएं में डाल देता है। जलपरी बहन, अब तुम बेफिक्र होकर यहाँ आराम से रहो। मैं तुम्हें समय समय पर खाना भिजवाता रहूंगा और तुम फिक्र मत करो, तुम जल्द अपने परिवार से मिलोगी। और इस तरह रुद्रा हर रोज अपने एक सिपाही से कहकर जलपरी के लिए खाना भिजवाता। एक दिन रुद्रा जलपरी के लिए खुद खाना लेकर आया। उस दिन रुद्रा कुछ परेशान सा था। क्या हुआ रुद्रा? आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो। नहीं नहीं जलपरी बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल जंगल में हुई तेज बारिश से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, जिसके कारण जंगल में खाने की कमी हो गई है। मैं तो राजा होने के कारण अपना पेट भर लेता हूँ, लेकिन मेरी प्रजा इस समय एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। तब ये सुनकर जलपरी ने अपनी जादुई शक्तियों से वहाँ ढेर सारा भोजन प्रकट करती है। रुद्रा ये देखकर बहुत खुश हुआ और उसने वो भोजन जंगल के जानवरों में बांट दिया। ऐसे ही एक दिन जलपरी रुद्रा को ढेर सारा भोजन बनाकर दे रही थी, लेकिन उस दिन जलपरी को ऐसा करते शेरा का एक सिपाही देख लेता है। ये देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो तुरंत वहाँ से भागकर शेरा के पास आया और उसे आकर सब बता दिया। सिपाही, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम होश में तो हो? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ सरदार, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने अपनी आंखों से ये सब देखा है। वो जलपरी कोई साधारण जलपरी नहीं है। उससे जो मांगो वो अपनी शक्तियों से तुरंत प्रकट करती है। मैंने अपने इतिहास में आज तक ऐसी जलपरी का नाम नहीं सुना। हो ना हो, उसके पीछे जरूर कोई बड़ा राज है। तभी शेरा को उस सुनहरे जादुई अंडे का ख्याल आता है। अगर उस जलपरी के अंदर ऐसी अद्भुत शक्तियाँ हैं, तो वो जरूर उस सुनहरे अंडे का भी पता जानती होगी। ये कहकर शेरा ने अपनी सेना के साथ रुद्र के जंगल पहुंचकर दावा बोल दिया, लेकिन आज रुद्रा वहां नहीं था। शेरा ने वहां बहुत खून बहाया, सब कुछ उजाड़ कर रख दिया। शेरा रुद्र के सिपाहियों और उस जलपरी को बंदी बनाकर अपने साथ ले आया। अब मेरा मकसद जल्द कामयाब होगा। जलपरी, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तू खुद को जिंदा देखना चाहती है तो मुझे सीधा सीधा बता, वो जादुई सुनहरा अंडा कहाँ रखा है। मुझे किसी भी कीमत पर वो जादुई अंडा चाहिए। जब तक तू मुझे उस अंडे तक पहुँचने का रास्ता नहीं बताती, तब तक तू इसी तरह यहाँ बिना पानी और खाने के कैद रहेगी। उधर जब रुद्रा को ये बात पता चली तो वो रात के समय सबसे छिपकर अपने सिपाहियों के पास आया। सिपाहियों, तुम सब ठीक तो हो? ये सब कैसे हुआ? महाराज, हम सब ठीक हैं। शेरा ने अचानक हमारे जंगल पर हमला किया और हम सबको बंदी बनाकर वो यहाँ ले आया। वो जलपरी कहाँ है? मैंने उसे हर जगह तलाश किया। महाराज, शेरा ने उस जलपरी को अपने पास बंदी बनाकर रखा है। वो उस पर बहुत जुल्म कर रहा है। आप जल्दी से कुछ कीजिए महाराज। तब रुद्रा शेरा के सिपाहियों से बचकर जलपरी के पास आया। रुद्रा, इसका बस एक ही हल है। तुम्हें शेरा से पहले उस सुनहरे अंडे को हासिल करना होगा। उसकी शक्तियाँ ही हमें और तुम्हारे इस जंगल को बचा सकती हैं।
ये कहकर जलपरी ने रुद्रा को उस अंडे तक पहुंचने का रास्ता बताया और रुद्रा एक लंबी यात्रा करके उस सुनहरे अंडे तक पहुंचा। हे सुनहरे अंडे, मेरा जंगल इस समय बहुत बड़ी मुसीबत में है। तू मुझे ऐसी शक्तियाँ दे जिससे मैं अपने दुश्मन को खत्म कर सकूं। तभी उस सुनहरे अंडे से एक तेज रोशनी निकली और वो रुद्रा के अंदर समा गई। और फिर रुद्रा भागता हुआ शेरा के पास पहुंचा और उसने अपनी शक्तियों से उसने शेरा पर आक्रमण कर दिया और देखते ही देखते शेरा और उसके सारे सिपाहियों को रुद्रा ने मौत की नींद सुला दिया और फिर सब कुछ ठीक हो गया। रुद्रा ने जलपरी को आजाद कराकर उसे समंदर में छोड़ दिया। जलपरी ने रुद्रा के एहसान के बदले उसके जंगल को फिर से हरा भरा कर दिया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मजेदार कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जादुई दुनिया से आए दो गोल्डन शेर और शेरनी अपने पंख फैलाए जंगल की जमीन पर उतरते हैं और अपनी जादुई शक्तियों से वहां एक जादुई पेड़ उगाते हैं। गोल्डन शेर जादुई पेड़ से कहता है, जादुई पेड़, अब से तुम यहाँ रहकर इस जंगल में रहने वाले गरीब और दुखियारे जानवरों की मदद करोगे। आज से तुम्हारी यही जिम्मेदारी है। ये कहकर वो गोल्डन शेर और शेरनी वहां से चले गए। वहीं पास के जंगल में रघु नाम का एक गरीब शेर अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। रघु उस कमर तोड़ गरीबी में बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। यहाँ तक कि हर रोज 2 वक्त का खाना भी उसके परिवार के लिए मुश्किल हो रहा था। माँ, पिताजी, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। हाँ पिताजी, मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी खाना दो। अपने बच्चों के मुंह से ये लफ्ज सुनकर रघु की जैसे आत्मा ही कांप उठी। थोड़ा सब्र करो मेरे बच्चों, मैं अभी जंगल जाकर तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। रघु जैसे तैसे अपने बच्चों को दिलासा दे रहा था, लेकिन वो जानता था कि वो इस समय किस परेशानी से गुजर रहा है। सुबह से लेकर शाम तक रघु जंगल में खाने की तलाश करता रहा, लेकिन सारा जंगल छानने के बाद भी उसे कहीं भी भोजन नहीं मिला। रघु हताश और निराश होकर अपने घर लौट रहा था कि तभी उसे अपने सामने एक विशाल पेड़ नजर आता है। रघु उस विशाल पेड़ को देखकर वहीं रुक गया और उस विशाल पेड़ को देखकर कहता है, मैंने इतना विशाल पेड़ आज से पहले इस जंगल में कभी नहीं देखा। अचानक से रातों रात ये पेड़ यहाँ कहाँ से आ गया? रघु के इतना कहते ही उस पेड़ के अंदर से एक तेज रोशनी निकली और उस पेड़ के अंदर से आवाज आई, आओ रघु, आओ, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। तुम एक सच्चे और ईमानदार शेर हो। मैं तुम्हारी परेशानी का कारण जानता हूँ। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं अपनी मर्जी से जितना चाहूँ उतना सोना, चांदी और पैसा निकाल सकता हूँ। ऐसा कहकर वो जादुई पेड़ अपने अंदर से सोने के सिक्के, सोना और पैसा निकालने लगा। उस जादुई पेड़ से पत्ते की तरह सोना निकलने लगता है। आओ रघु, तुम इसमें से जितना चाहो अपनी इच्छा अनुसार सोना और पैसे ले जा सकते हो। रघु ये देखकर बहुत खुश हुआ और उसने अपनी मर्जी से थोड़ा सा सोना एक बक्से में रखकर वो उसे अपने घर ले आया। उसमें से थोड़ा सा सोना बेचकर रघु ने अपने बच्चों को भरपेट भोजन खिलाया। अगली रात रघु फिर से उस जादुई पेड़ के पास आया और उसने कुछ सोना एक बक्से में रखा और उस बक्से को अपनी पीठ पर रखकर वहां से ले जाने लगा। लेकिन उस रात रघु को बीच रास्ते में सोने से भरे उस बक्से को ले जाते हुए 2 बाघ मानव देख लेते हैं। वो दोनों रघु का पीछा करते हैं। रघु उस बक्से को लाकर अपनी गुफा में खोलकर देखता है। रघु की पत्नी ये देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन दूर खड़े वो दोनों बाघ मानव अपनी आंखों से ये सब देख लेते हैं। अरे अरे, वो देखो भाई, इस रघु के पास इतना सारा सोना कहाँ से आया? हाँ भाई, मैं भी ये देखकर हैरान हूँ। इस भिखारी के पास इतना सारा सोना कहाँ से आ गया? चलो भाई, चलकर ये खबर सरदार को देते हैं। दोनों बाघ मानव सिपाहियों ने अपने सरदार कांचा के पास आकर उसे सब बता दिया। ये तुम क्या कह रहे हो? उस भिखारी रघु के पास तो कुछ भी नहीं है, फिर उसके पास वो सोना कहाँ से आया? जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। नहीं नहीं महाराज, हमने अपनी आंखों से देखा है। रघु आधी रात में एक संदूक में ढेर सारा सोना भरकर अपने घर लेकर जा रहा था। उसके बक्से में ढेर सारा सोना भरा हुआ था। अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे इसका पता लगाना होगा। हो ना हो उस भिखारी रघु के हाथों जरूर कोई बड़ा खजाना लग गया है। हमें उस भिखारी रघु से उस खजाने का पता मालूम करना होगा।
अगले दिन जब रघु सोने से भरा संदूक लेकर अपनी गुफा पर पहुंचा, तब कांचा दूर अपने सिपाहियों के साथ खड़ा होकर रघु की निगरानी कर रहा था। रघु की गुफा में ढेर सारा सोना देखकर कांचा की आंखें फटी की फटी रह गईं। इसका मतलब मेरा शक सही था। इस रघु को कोई ना कोई बड़ा खजाना हाथ लगा है, जहाँ से ये हर रोज सोना लाकर अपनी गुफा में इकट्ठा कर रहा है। अब तुम देखते जाओ सिपाहियों, मैं इस रघु के साथ क्या करता हूँ। ऐसा कहकर कांचा अपने साथ कुछ जानवरों को लेकर रघु के पास आया। रघु, ओ रघु, बाहर निकलो, जल्दी से बाहर आओ। रघु अपनी गुफा से बाहर आया। क्या हुआ, क्या बात है, तुम सब अचानक से मेरे घर पर क्यों आए हो। रघु, बंद करो अपना ये नाटक। हमें सब पता चल चुका है, तूने जंगल में चोरी की है और चोरी करके तू हर रोज जंगल के जानवरों का सोना चुराकर अपने पास इकट्ठा कर रहा है। रघु, तू एक चोर है। नहीं नहीं कांचा, ये तुम क्या कह रहे हो, मैंने कोई चोरी नहीं की, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। रघु, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। अगर तूने चोरी नहीं की तो रातों रात इतना सारा सोना तेरे पास कहां से आया। 2 दिन पहले तक तो तेरे पास खाने को 2 वक्त का भोजन नहीं था और अचानक से इतना सारा सोना, ये सब कहां से आया। भाइयों, देख लो इसका असली चेहरा। ये एक चोर है और हर रोज जंगल के जानवरों के घरों में जाकर चोरी करता है और चोरी का सोना इकट्ठा कर रहा है। कांचा की बात सुनकर जंगल के जानवरों को बहुत गुस्सा आता है। रघु, हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगे। आज तुमने ये करके हमारी आंखें खोल दी। आज तुम्हारा असली चेहरा हमारे सामने आ गया। तभी कांचा आहिस्ता से रघु के पास आया और उसने उसके कान में कहा, रघु, मेरे एक इशारे पर ये जानवर तुम्हें तुम्हारे परिवार सहित यहाँ से उठाकर जंगल से बाहर फेंक सकते हैं, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है। तुम मुझे सच सच बताओ, ये सोना तुम्हें कहाँ से मिला है। तुम्हारे हाथ जो भी खजाना लगा है, मुझे उस खजाने का पता बताओ, वरना मेरे सिपाही अभी तुम्हारे बीवी बच्चों को मार डालेंगे। कांचा की बात सुनकर रघु डर गया। कांचा, भगवान के लिए ऐसा कुछ मत करना, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। भाइयों, अभी तुम सब यहाँ से चले जाओ, इस रघु का फैसला हम पंचायत में करेंगे। ये कहकर कांचा सभी जानवरों को वहाँ से रवाना कर देता है। हाँ रघु, अब बताओ मुझे, ये सारा सोना तुम्हें कहाँ से मिला है, जल्दी बताओ, अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा। तब रघु कांचा को सब बताता है कि उसे ये सोना कहाँ से मिला है। रघु के मुंह से उस जादुई पेड़ का नाम सुनकर कांचा की आंखें चमक उठती हैं। कांचा तुरंत अपने सिपाहियों के साथ खाली संदूक लेकर उस जादुई पेड़ के पास पहुंचा। कहाँ है सोना, कहाँ है सोना, मुझे सोना चाहिए, ये सारा सोना मेरा है। सुनो जादुई पेड़, जल्दी से अपने अंदर से सारा सोना निकाल। इस पेड़ का सारा सोना सिर्फ मेरा है। अब से मैं इस जादुई पेड़ से ढेर सारा सोना इकट्ठा करूंगा और उस सारे सोने पर सिर्फ और सिर्फ मेरा कब्जा होगा। कांचा के इतना कहते ही गोल्डन शेर और शेरनी वहाँ प्रकट हुए। कांचा, तुम बड़े ही लालची हो, तुम्हारे अंदर छल कपट छिपा है। ये जादुई पेड़ केवल एक सच्चे और ईमानदार को ही अपने नीचे शरण देता है। तुम्हारे जैसे लालची और स्वार्थी की यहाँ कोई जगह नहीं है। ये कहकर गोल्डन लायन अपने अंदर से जादुई शक्तियाँ निकालता है और कांचा और उसके सिपाहियों पर हमला करता है। गोल्डन लायन की शक्तियाँ देखकर कांचा डर जाता है और अपने सिपाहियों को लेकर वहाँ से भाग जाता है। उधर रघु ईमानदारी के साथ जादुई पेड़ से मिले सोने को लेकर जानवरों के बीच बांट देता है। ये देखकर सभी जानवर बहुत खुश होते हैं और वे सभी खुश होकर रघु को ही अपने जंगल का राजा बना देते हैं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।